वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? आज अचानक बाढ़, भूकंप या तूफान आ जाए तो क्या तुम जान पाओगे कि क्या करना है, या सिर्फ देखते रह जाओगे? यूपी लेखपाल 2026 में डिजास्टर मैनेजमेंट से सीधे 4 मार्क्स और 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। जानो आपदा क्या है। खतरा प्लस असुरक्षा आपदा, और पूरा आपदा प्रबंधन साइकिल, मिटिगेशन से लेकर रिकवरी तक। सिलेक्शन चाहिए तो यह वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज डिजास्टर मैनेजमेंट तुम्हारी मुट्ठी में होगा। डिजास्टर को समझ लिया तो सिलेक्शन पक्का। पूरा वीडियो देख लिया तो टॉपिक का मास्टर बना दूंगा, चुटकी में तैयार करा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। अब यूपी लेखपाल 2026 के लिए आ गया है सबसे जबरदस्त ऑडियो सेशन। यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी होगा चुटकी में। आज की इस डीप डाइव में हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। कुल 10 अंकों में से ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेक्शन है उसमें से 4 अंक यहाँ से पक्के होने वाले हैं। बिल्कुल 2 पर यहाँ हेडिंग है आपदा की परिभाषा और रिस्क फॉर्मूला यानी हैजर्ड वर्सेस डिजास्टर। देखिए, एक अचानक होने वाली गंभीर घटना जिससे जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान हो, वही आपदा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया गया है। हाँ, फॉर्मूला है हैजर्ड यानी खतरा प्लस वल्नरेबिलिटी यानी सुभेद्यता प्लस अपर्याप्त क्षमता, और इन सब को मिलाकर बनता है डिजास्टर यानी आपदा। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फॉर्मूला भी है। रिस्क यानी जोखिम बराबर होता है हैजर्ड गुणा वल्नरेबिलिटी। इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हैजर्ड यानी खतरा एक सोता हुआ शेर है। अरे वाह, ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है ना? और डिजास्टर यानी आपदा तब है जब वो शेर हमला कर दे और हमारे पास बचाव का कोई रास्ता ही ना हो। एकदम सही। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हैजर्ड सिर्फ एक खतरा है, जबकि डिजास्टर वो स्थिति है जब नुकसान हो चुका हो। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि हैजर्ड और डिजास्टर में क्या अंतर है। इसे तुरंत कमेंट में लिखिए। और अब हमें पता है कि आपदा क्या है, लेकिन ये कितने प्रकार की होती है ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 3। यहाँ हेडिंग है प्राकृतिक, मानव जनित और संयुक्त आपदाएं। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल, जिसे आगे 4 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, जैसे जियोफिजिकल जिसमें भूकंप और सुनामी आते हैं, फिर है हाइड्रोलॉजिकल जिसमें बाढ़ आती है, और क्लाइमेटोलॉजिकल जिसमें सूखा और जंगल की आग शामिल है। आखिरी है मीटियोरोलॉजिकल जिसमें चक्रवात आते हैं। उसके बाद मानव जनित में प्रदूषण और रासायनिक रिसाव आते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है संयुक्त आपदा यानी कंबाइंड डिजास्टर का कॉन्सेप्ट। हाँ, जैसे शहरी बाढ़। देखिए, बारिश होना तो प्राकृतिक है, पर नालियों का प्लास्टिक से ब्लॉक हो जाना मानव जनित है ना? एकदम। तो एग्जाम के लिए इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है स्लाइड में। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो इसका कनेक्शन बाढ़ से है। जियो का मतलब है जमीन, तो भूकंप, और क्लाइमेट का मतलब है तापमान या मौसम, तो सूखा। ये ट्रिक आपको एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत मदद करेगी। तो आपके हिसाब से शहरी बाढ़ किस कैटेगरी में आएगी? सही सवाल है। अब आपदाओं को पहचानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इनसे निपटेंगे कैसे। इसका एक पूरा साइकिल होता है। हाँ, चलिए उस साइकिल को देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पर। यहाँ हेडिंग है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल यानी आपदा प्रबंधन चक्र। ये बहुत ही कंसेप्चुअल पेज है। आपदा से पहले यानी प्री डिजास्टर में 2 चीजें होती हैं। पहला है मिटिगेशन यानी शमन, जिसमें खतरे का प्रभाव कम करने की कोशिश की जाती है। और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस यानी पूरी तैयारी और अलर्ट जारी करना। फिर आपदा के बाद यानी पोस्ट डिजास्टर में भी 2 चीजें होती हैं। हाँ, पहला रिस्पॉन्स यानी तत्काल प्रतिक्रिया, जिसमें बचाव और राहत का काम होता है, और दूसरा है रिकवरी यानी पुनर्वास, जिसमें जिंदगी को वापस सामान्य स्थिति में लाया जाता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
इसे याद रखने की ट्रिक स्लाइड में दी गई है, MPRR। MPRR यानी मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे जरूर याद रखें। तो सोचो जरा, बाढ़ आने से पहले जो अलर्ट जारी होता है वो इस MPRR चक्र के किस हिस्से में आएगा? अच्छा सवाल है, और इसी MPRR चक्र को लेकर भारत की पुरानी और नई नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 5। यहाँ हेडिंग है 3R मॉडल से 3P मॉडल की ओर। देखिए, जो हमारी पुरानी रणनीति थी वो 3R थी, यानी रिएक्टिव, रेस्क्यू यानी बचाव, रिलीफ यानी राहत और रिस्टोरेशन यानी मरम्मत। मतलब हम आपदा आने का इंतजार करते थे। हाँ लेकिन अब नई रणनीति 3P है, जो कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। हाँ, जिसमें शामिल है प्रिवेंशन यानी रोकथाम, प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी और प्रूफिंग। अगर हम इसे बड़े दृष्टिकोण से देखें तो भारत अब आपदा आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से तैयार रहता है। इसके साथ ही एक पोस्ट डिजास्टर 5R मॉडल भी यहाँ दिया गया है। रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी। लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें स्टूडेंट्स। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 3P में दूसरे P का अर्थ क्या है, तो हमेशा प्रिपेयर्डनेस पर टिक करना है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आप खुद सोचिए, क्या प्रतिक्रियावादी यानी रिएक्टिव नीति बेहतर है या निवारक यानी प्रोएक्टिव नीति? नीतियां तो बदल गईं, लेकिन जमीन पर इन्हें लागू कौन करेगा, ये भी तो एक मुद्दा है। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर। यहाँ हेडिंग है केंद्र से लेकर गांव तक प्रशासनिक संरचना। ये प्रशासन का पूरा ढांचा है। केंद्र स्तर पर NDMA होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य स्तर पर SDMA होती है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उसके नीचे जिला स्तर पर DDMA काम करती है, जिसके अध्यक्ष DMA यानी जिला अधिकारी होते हैं। उस ढांचे को याद रखने की ट्रिक है NP, SC और DD। मतलब नेशनल पे PM, स्टेट पे CM और डिस्ट्रिक्ट पे DM। और गांवों के स्तर पर ग्राम प्रधान प्रमुख होता है। यहाँ लेखपाल का काम उन्हें टेक्निकल सपोर्ट देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। यहाँ से एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं कि किस अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो सोचो, अगर गांव में अचानक बाढ़ आ जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सिंपल है, लेखपाल ग्राम प्रधान को सपोर्ट करेगा। अब ये पूरा ढांचा जिस कानून से चलता है, हम उसकी बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 7। यहाँ हेडिंग है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसे DM एक्ट 2005 भी कहते हैं, और ये एकदम रटने वाला चार्ट है। इसकी डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। राज्यसभा में ये 18 नवंबर 2005 को पास हुआ और लोकसभा में 12 दिसंबर 2005 को। और इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने 28 दिसंबर 2005 को हस्ताक्षर किए थे। इस कानून में कुल 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। और इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। इस कानून में धारा 3 NDMA के गठन के लिए है, धारा 14 SDMA के लिए और धारा 25 DDMA के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें सजा के प्रावधान भी बहुत सख्त हैं। धारा 51 के तहत राहत कार्य में बाधा डालने पर 1 वर्ष की जेल हो सकती है। और धारा 54 में झूठी चेतावनी यानी फॉल्स वार्निंग देने पर 1 वर्ष की जेल का प्रावधान है। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। धारा 54 को एकदम रट लेना है। झूठी चेतावनी पर किस धारा के तहत जेल हो सकती है? बिल्कुल, धारा 54। ये तो भारत का कानून हुआ, लेकिन पूरी दुनिया आपदाओं से निपटने के लिए क्या कर रही है? चलिए देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 पर। यहाँ हेडिंग है वैश्विक समझौते और फ्रेमवर्क। ये ग्लोबल टाइमलाइन है। सबसे पहला बड़ा कदम 1994 में योकोहामा रणनीति थी। उसके बाद 2005 से 2015 तक 10 वर्षीय ह्योगो फ्रेमवर्क आया। और वर्तमान में जो लागू है वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये 2015 से 2030 तक यानी 15 वर्षों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा 2015 का पेरिस समझौता भी है, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। यहाँ से एक बड़ा सवाल निकलता है कि दुनिया कैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी DRR के लिए एक साथ आई है, जिसमें PM का 10 सूत्री एजेंडा भी शामिल है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें।
अगर पूछें कि वर्तमान में कौन सा फ्रेमवर्क लागू है तो उत्तर होगा सेंडाई फ्रेमवर्क। तो कमेंट में बताइए कि सेंडाई फ्रेमवर्क किस वर्ष तक के लिए लागू किया गया है। अब दुनिया से वापस आते हैं हमारे अपने उत्तर प्रदेश पर। यूपी में कहाँ कौन सी आपदा आती है ये जानना भी तो जरूरी है। एकदम। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 9। यहाँ हेडिंग है उत्तर प्रदेश आपदा मैपिंग। यूपी का भूगोल काफी विविध है। पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्र हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। यहाँ राप्ती और घाघरा नदियों की वजह से करीब 23 से 25 जिले प्रभावित होते हैं। और अगर हम पश्चिमी यूपी या एनसीआर की बात करें, जैसे सहारनपुर और मेरठ, तो ये भूकंप जोन 4 में आते हैं। वही बुंदेलखंड का इलाका जैसे महोबा और बांदा सूखे की मार झेलता है। और आगरा तथा झांसी में हीट वेव यानी लू का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि यूपी के कुल 75 जिलों में से 58 जिले भूकंप जोन 4 यानी हाई रिस्क जोन में आते हैं। ये स्टैट बहुत जरूरी है और प्रीवियस ईयर टाइप सवाल बन सकता है कि बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है। जवाब है पूर्वी यूपी। तो क्या आपके जिले में भूकंप जोन 4 का असर है? पता कीजिए। जब खतरा इतना बड़ा और अलग अलग तरह का है तो लोगों को पहले से चेतावनी देने के क्या उपाय हैं? वही हमारी अगली स्लाइड है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पर। यहाँ हेडिंग है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और एप्स। टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। एक है दामिनी ऐप जो आकाशीय बिजली गिरने की सटीक चेतावनी देता है, और दूसरा है सचेत ऐप जो सामान्य आपदाओं का अलर्ट भेजता है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। राज्य स्तर की हेल्पलाइन 1070 है और जिला स्तर की हेल्पलाइन 1077 है। इसके अलावा न्यूनतम राहत मानक यानी मिनिमम रिलीफ स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। इनके तहत राहत शिविर में प्रति व्यक्ति 3 लीटर पानी और 2400 कैलोरी भोजन प्रतिदिन मिलना ही चाहिए। ये बहुत ही फैक्ट बेस्ड पेज है। एक और जानकारी है कि कुशीनगर में राप्ती नदी पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है और डीएम तत्काल मुआवजे के लिए एसडीआरएफ फंड का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट में दामिनी ऐप जरूर याद रखें। ये किस चीज के लिए है? आकाशीय बिजली के लिए। समझ आ रहा है ना? तो बताइए, राहत शिविर में एक व्यक्ति को न्यूनतम कितने लीटर पानी मिलना चाहिए? यहां से हमारा कॉन्सेप्ट सेक्शन पूरा होता है। अब समय है सीधे फैक्ट्स को दिमाग में बैठाने का। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 11। यहाँ हेडिंग है 12 वन लाइनर फैक्ट्स जो परीक्षा में सीधे छप सकते हैं। एकदम रैपिड फायर की तरह देखते हैं। पहला, डॉट का उपयोग समुद्र में सुनामी का दबाव मापने के लिए होता है। दूसरा पॉइंट, भारत में सबसे बड़ी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। तीसरा, भारत में ज्वालामुखी बैरन द्वीप सक्रिय यानी एक्टिव है और नारकोंडाम सुषुप्त यानी डोरमेंट है। चौथा पॉइंट, देश का 13 से 15% हिस्सा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड क्षेत्र में आता है। पांचवां, राहत कार्यों के लिए देश में एनडीआरएफ की 12 बटालियन तैनात हैं। छठा पॉइंट, एनआईडीएम का गठन 1995 में हुआ था और इसे वैधानिक दर्जा 2003 में मिला। सातवां, यूपी की कुसुम योजना जिसमें सूखा राहत के तहत सौर ऊर्जा वाले कृषि पंप दिए जाते हैं। आठवां पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी राहत संस्था आईएफआरसी है। नौवां, भूकंप मापने के उपकरण को सेस्मोग्राफ कहते हैं। 10वां पॉइंट, भारत का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया बाढ़ से प्रभावित रहता है। 11वां, यूपी में एसडीएमए का गठन 12 जनवरी 2011 को हुआ था। और 12वां पॉइंट, सबसे खतरनाक भूकंप जोन 5 होता है। इन 12 में से कोई भी लाइन सीधे एमसीक्यू बनकर आ सकती है, विशेष रूप से सुनामी की तारीख। हाँ, एग्जाम पॉइंट याद रखें। यूपी एसडीएमए का गठन 2011 में हुआ था। तो आप बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इन फैक्ट्स के बाद अब ये देखना जरूरी है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पर। यहाँ हेडिंग है 7 संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। पहला सवाल देखते हैं, एनडीएमए की स्थापना किस धारा से हुई? इसका आंसर है धारा 3। क्वेश्चन 2, डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है डीएम। क्वेश्चन 3, वर्तमान वैश्विक फ्रेमवर्क कौन सा है? इसका आंसर सेंडाई फ्रेमवर्क है। क्वेश्चन 4, 3P में दूसरे P का अर्थ क्या है? आंसर है प्रिपेयर्डनेस। क्वेश्चन 5, डीएम एक्ट कब पारित हुआ? आंसर है 2005 में। क्वेश्चन 6, यूपी में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? आंसर है
पूर्वी यूपी। और आखिरी क्वेश्चन 7, झूठी चेतावनी पर सजा किस धारा में है? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आसान लगते हैं लेकिन हमें फंसा देते हैं। चलिए उन ट्रिकी पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 13। यहाँ हेडिंग है कंफ्यूज करने वाले तथ्य और सही गलत। सबसे पहला कंफ्यूजन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लेकर होता है। ध्यान रहे, एनडीआरएफ केंद्र के लिए है और एसडीआरएफ राज्य के लिए। हालांकि डीएम भी जिले में एसडीआरएफ का उपयोग कर सकता है। दूसरा 3R और 3P का कंफ्यूजन। 3R पुरानी नीति है जबकि 3P एक नई और प्रोएक्टिव नीति है। यहाँ एक ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहला कथन है कि यूपी में भूकंप का सबसे खतरनाक जोन 5 मौजूद है। ये फॉल्स है। हाँ, क्योंकि यूपी में अधिकतम जोन 4 तक का ही प्रभाव है। जोन 5 मुख्यतः हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में है। एक और ट्रू फॉल्स है कि एनडीएमए का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। ये भी पूरी तरह फॉल्स है। एकदम फॉल्स है। पीएम ही एनडीएमए के अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्रालय केवल नोडल एजेंसी का काम करता है। और इस पेज का सबसे जरूरी पॉइंट, लेखपाल का रोल। लेखपाल निर्णयकर्ता या डिसीजन मेकर नहीं है, वो बस ग्राम प्रधान को टेक्निकल सपोर्ट देता है। एग्जाम पॉइंट यही है कि लेखपाल की भूमिका वाले प्रश्न में डिसीजन मेकर वाले विकल्प को तुरंत गलत मार्क करना है। तो अगर एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है तो एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होगा? तो स्टूडेंट्स, हमने पूरा सिलेबस बहुत गहराई से कवर कर लिया है। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।